नमस्कार बच्चों, आज आपको क्लास 11th विषय हिंदी वितान आलो आंधारी जो तीसरा चैप्टर है बेबी हालदार द्वारा लिखा हुआ, इसका लास्ट पार्ट आपको सुनना है और समझना है। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि लेखिका बेबी हालदार ने कभी पत्र नहीं लिखे थे, फिर भी तातुश से सलाह ले वह जेठू बोलकर पत्र लिखना शुरू कर दिया। जो उनके मित्र थे वहाँ रहा करते थे बाहर दिल्ली में, उनके मित्र के पत्र आते थे कि कुछ ये भी लिख करके मुझे पत्र भेजे, तो लेकिन लेखिका बेबी हालदार को पत्र लिखना नहीं आता था। फिर भी तातुश से सलाह ले वह जेठू बोल करके कि मैं किस नाम से संबोधित करके इनको पत्र लिखूं, तो उनने कहा था कि बस मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं, अब तो मैं स्वयं संबोधित करना है, किस नाम से आप संबोधित करोगे। तो जेठू बोल करके मैंने पत्र लिखना शुरू कर देती, भेज दिया पत्र। जवाब में जेठू ने उनके लिए ढेर सारी बांग्ला किताबें भेजी और दूसरे खंड की प्रशंसा भी की। जो बेबी ने लिखा दूसरे खंड की प्रशंसा की। उसने बताया कि वह और तातुश उसके बारे में बहुत सोचते हैं। वे उसे आशा पूर्णा देवी को आदर्श बनाने की सलाह देते हैं कि आशा पूर्णा देवी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह थी। कैसे उनको आदर्श बनाया, कैसे वो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंची, ऐसे आपको भी पहुंचना है। जिन्होंने घर का सारा कार्य करते हुए लिखने का वक्त निकाला, घर का कार्य भी करती रहीं, फिर भी लिखाई पढ़ाई उन्होंने नहीं छोड़ी, वक्त निकाला और प्रसिद्ध हो गई। तातुश तथा उनके सभी बंधु उसे बहुत प्रोत्साहित करते थे, यानी कि बेबी को बहुत प्रोत्साहित किया करते थे लिखने पढ़ने के लिए। तीसरा खंड लिखने के लिए कहने लगे। तातुश ने बेबी की रचना की तुलना एनी फ्रैंक की रचना से की कि तुम्हारी जो डायरी बन रही है बिल्कुल एनी फ्रैंक की डायरी की भांति है, और इस पत्रिका के कुछ अंश भी सुनाए, जिससे सुनकर के वह भाव विभल हो उठी। अपनी स्वयं की कविता को पढ़ करके, अपनी स्वयं की डायरी को पढ़ करके बेबी भाव विभल हो उठी। अब आगे, शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। शर्मिला दी वो भी मेरा उत्साह बढ़ाया करती थी लिखाई पढ़ाई में। वह मेरी ही वयस की थी। शर्मिला की जिसकी बात की वो भी मेरी उम्र की थी, वो भी मेरा उत्साह बढ़ाया करती थी। और जेठू की बंधु थी, जेठू की बंधु थी, उनकी ही बहन थी। वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी, कोलकाता में वो टीचर थी, पढ़ाया करती थी। वो भी मेरा प्रोत्साहन करती थी पढ़ाई लिखाई में। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। उनकी भी कोलकाता से जब चिट्ठियाँ आती मेरे पास, तो उन चिट्ठियों को पढ़ करके सुन करके मुझे भी लगता कि मुझसे कितना स्नेह करती हैं। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद एक सहेली मिल गई मुझे, एक सहेली मेरी बन गई है जो मेरा कितना ध्यान रखती है। मैंने उन्हें तब तक नहीं देखा था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती थी। जब मैं उनकी शर्मिला दी की चिट्ठियां पढ़ा करती तो मेरी बार बार इच्छा हुआ करती कि उनके साथ मैं बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। कई प्रकार की मन में इच्छाएं होती कि उनके साथ मैं ये सब कुछ करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या ना मिल पाएंगे। मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी, कैसे तुम्हारा धन्यवाद अर्पित करूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पहुंचते समय, मैं काम कर रही थी कुछ घर में, एक अलमारी में सामान रखा हुआ था, उनकी चीज़ें पहुंचते समय मैंने वहां एक फ़ोटो एल्बम देखा। एक एल्बम रखा हुआ था जिसमें फ़ोटो लगी हुई थी। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उस एल्बम को मैंने खोला, उसकी तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थीं, अर्जुन दा के उनके भाइयों की भी तस्वीरें उस एल्बम में लगी हुई थी। एक तस्वीर में जेठू थे जो मुझे दिल्ली से पत्र लिखा करते थे, प्रोत्साहित किया करते थे, उनका भी चित्र था। उनकी एक तरफ शर्मिला दी भी खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे हुए थे। एक दूसरा चित्र था, उसमें ये लोग बैठे हुए थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में मैंने देखा था कि ये हैं जेठू और ये हैं शर्मिला दी। सिर्फ तस्वीरों में मैंने देखा हुआ था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती, जब मेरे नाम की चिट्ठी वो भेजती, तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में, कि मैं भी जैसे उन्होंने पत्र भेजा मैं भी उनका उत्तर दूं। तो इस उत्तर की चाह में वो क्या किया करती, तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती कि इन पे मुझे उत्तर भेजना तुम लिख करके। शर्मिला दी लेखिका थी, वो लिखाई का काम करती थी, लेखिका थी। उनकी एक किताब भी लिखी हुई, पुस्तक भी उनकी छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। अधिकांशतः उन दिनों छपती रहती उनकी कहानियां।
छपती थी कहानियाँ उनकी, वह मुझे प्यार करती थीं और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती। जब भी उनका पत्र आता मेरे बारे में पूछती और मेरे बच्चों के बारे में भी हालचाल पूछती रहती। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की, उनके समान पढ़ी लिखी जो लेखिका हैं, टीचर हैं, पढ़ाया करती हैं, और कहाँ मैं अनपढ़। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर ना हो पाए, उनके सामने उनका सामना करने का मेरा हौसला ही ना पड़ पाए। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें कर पाएँ। दोनों प्रकार से वो सोचा करती थी। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में, अच्छा, मेरा लिखाई पढ़ाई के प्रति जिन जिन ने उत्साह बढ़ाया, तो उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु, जेठू के, जिनको मैं जेठू कहा करती थी, उनके एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। उन्होंने भी मेरा उत्साह बहुत बढ़ाया लिखाई पढ़ाई के क्षेत्र में। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़ करके उन्होंने लिखा, मुझे पत्र लिखा। उनके भाई ने भी, उनके बंधु ने भी, जेठू के बंधु, ठीक है, आनंद दा जिसको कहते थे, उन्होंने भी मुझे एक पत्र लिखा। आपकी रचना मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पत्र क्या लिखा मेरे पास कि आपकी रचना जो आपने डायरी बना करके भेजी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से, हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से, लिखाई के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करना बेटी। ये उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे लिखा। अभ्यास और कोशिश से संभव है, अगर लगातार निरंतर हम अभ्यास करते रहें और कोशिश करते रहें तो संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें, बहुत ही अच्छा आप लिख सकें, अगर लगातार कोशिश करती रहे। जैसे नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में, आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। उनका ये पत्र आया करता था। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा। उन्होंने भी एक लेख लिख करके मेरे पास भेजा। उस लेख को पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने वो लेख पढ़ा, वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया। इतनी सरल और सहज भाषा में लिखा था कि पूरा मुझे समझ में आ गया। ऐसी बात नहीं थी, मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया था तातुस ने। फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने पर, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। सभी लोग मेरा प्रोत्साहन कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ी निराशा थी कि मैं लिख पाऊंगी या ना लिख पाऊंगी। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मेरे बाबा, स्वयं के बाबा आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी, किचन में काम कर रही थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते हुए देखा। किचन के सामने खिड़की थी, उस खिड़की के सामने से मैंने देखा कि कोई व्यक्ति उतर रहा है। मैं ठीक से पहले तो पहचान नहीं पाई क्योंकि काम में व्यस्त थी। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटी तू? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? कैसे आपका ऐसा शरीर कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। अच्छा ये बता, तेरे बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं, सब ठीक हैं, स्कूल गए हुए हैं अभी। मैं तातुस के पास दौड़ी आई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस मेरे बाबा आए। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो जल्दी से, तुम्हारे बाबा आए हैं तुमसे मिलने, इसलिए उनके लिए खाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं बाबा? वह बोले, नहीं रहने दो, अभी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में हम चाय क्या पिएंगे? मना कर दिया। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बना करके उन्हें पिला दिया, दे दिया। गिलास हाथ में वो लिए हुए थे और बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा, तू भी पी ले शरबत। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है और चाय के ऊपर फिर ठंडाई पीना, ये शरबत पीना अच्छा नहीं है। माँ कैसी है? पूछा बेबी ने कि माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं? 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन बाद के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं, फिर से शुरू कर दे वो माँ। मैं और वही सब भोगने को तैयार नहीं हूँ। मैं वह सब कुछ भोगने के लिए तैयार नहीं हूँ जो भोगती रही। मेरी सास मुझे ताने देती थी, पति मारता पीटता था, मैंने क्यों छोड़ा? ठीक है कि नहीं? अब मैं वो काम करने को तैयार नहीं। आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरतें, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। चाहे आदमी हो चाहे औरत, पेट भरने के लिए सभी को काम करना पड़ता है। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता
जो ससुराल में रह करके मुझे भोगना पड़ा। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते फिर मैंने पूछा बाबा से, कोलकाता की क्या खबर है, कोलकाता की कुछ खबर है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है। बाबा बोले, माँ, तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों। बाबा मेरे मुँह की ओर थोड़ी देर देखते रहे कि तूने माँ के बारे में सुना नहीं अभी तक। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं वह रोने धोने न लग जाए, इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, इसलिए बता नहीं रहे थे वो सच्चाई। शायद बता ही देना चाहिए। काफ़ी देर के बाद फिर उन्होंने सोचा कि बता देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है, ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख करके मैंने पूछा, बाबू, मैंने बाबू कह करके उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई हैं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही, मर गई है। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, माँ की तबीयत तो ठीक है कि नहीं है। बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़ करके चली गई, 6-7 महीने पहले ही छोड़ करके चली गई। तेरी माँ नहीं है, क्यों, तेरा दादा तो वहाँ गया था, तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया। मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही माँ को याद करके, और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, माँ की थोड़ी तबीयत खराब है। एक बार मेरे कान तक खबर आई थी कि माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता है तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है किसी के बारे में। मेरे दादा, बऊदी भाई कोई बहुत दूर तो नहीं रहते हैं, यहीं पास पड़ोस में, उनको खबर लगती रहती होगी, लेकिन कोई बताने की कोशिश नहीं करता। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता है मेरे यहाँ तक आने में, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई थी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास मैं ज़रूर जाऊँगी माँ के पास। इतने दिन यही सोचती आ रही थी। अब सुनने को मिला कि मेरी माँ हम लोगों को छोड़ करके ही चली गई। अब किससे मिलने के लिए जाऊँगी। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी मेरी माँ, तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास आकर के उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते, उन्हें जाने की दरकार भी क्या थी, उन्हें किस चीज़ का भाव था। बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है कि वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा, घूम फिर आए, लौट आए। मेरे ख्याल से तो बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी अभी पता चला। बाबा ने पूछा, अच्छा ये बता, चल ये बात छोड़, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है। तो मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देख आऊँ तेरे लड़के को। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही, जहाँ से मैंने घंटी बजाई, जहाँ पर मेरा बच्चा काम करता था, तो लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कह करके उन्हें प्रणाम किया कि दादू आ गए। प्रणाम किया और बोले, दादू मेरा बाबू कैसा है। बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया भाई। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आईं। जहाँ से बाबा ने मेरे बेटे को देखा, उनकी आंखें भी उस बच्चे को देख करके भर आईं। वह उनसे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में तुम लोग थे, अब तुम सबको देख करके बहुत खुशी है, बहुत अच्छे माहौल में तुम लोग आ गए हो, बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, अब तेरे सब दुख दर्द दूर कर देगा, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से तुम रहोगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कह करके मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, जब बाबा हमसे मिल करके जाने लगे तो हमसे क्या कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर के जाएं, बेबी की तरफ से किसी प्रकार की चिंता फिक्र अपने मन में ना रखें। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है। बाबा चले गए।
उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ। सुनकर के वह बहुत खुश हुए कि मेरी लड़की, मेरी नातिन सीख रही है, पढ़ रही है। जहाँ पहले वह मेरी खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह तब फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे मेरे बाबा। वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कभी कभी कहते थे बाबा, और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना ना चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ, थोड़ी देर मिल लो सबसे और लौट आओ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन बाबा के जाने के बाद जब बाबा चले गए हमसे मिलके, कई दिन मेरा मन बहुत ख़राब रहा, काफ़ी दिन तक मेरा मन ख़राब रहा। मैं पछताती रही कि मेरी माँ मर गई और मैं आँखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी हो रही थी कि बाबा का स्वास्थ्य भी गिर रहा है और मैं अलग हूँ। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची। कई चिट्ठियाँ जेठू ने और शर्मिला दी ने भेज दी मेरे लिए, और उनके जवाब देने की चिंता अलग से रहती कि अब मुझे जवाब देना है, मेरे नाम से पत्र आए हैं। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहुत बदल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियाँ लेकर के मैं बैठ गई और जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार पूरा पढ़ लिया कि चिट्ठियों में लिखा क्या है। ज़रूरी समझा मैंने पढ़ लेना, और समझ करके उन चिट्ठियों को समझ करके मैंने पहले जेठू की चिट्ठियाँ उठाईं और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। जैसे कोई कहानी पढ़ता है ना, उस तरीक़ा से मैं चिट्ठियों को पढ़ने लगी। तातुस ने उन्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा कि शब्दकोश तैयार करो अपना। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, कुछ मैं लिखूंगी, कुछ गलती भी होगी, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी, ये सोच करके कि मैं गलती हो जाऊंगी, गलत करूंगी, गलत लिख जाएगा। बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी चीज़ को जानना बार बार कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है, तुम्हारे तातुस की तरह? नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। खूब लिखती रहो। ये लिखा था उन लोगों ने। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। अपने बंधु आनंद के कहने पर तुम्हें यह लेख भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस और जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। लगातार तुम्हारे बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में वो सोचते रहते हैं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। पहले की तरह अब तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा होगा। आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या तुमने अभी तक? कोई नई किताब आशा पूर्णा देवी की पढ़ी? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, समझ में ज़्यादा नहीं आता था। अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है कि शाबाश, बहुत अच्छा लिखा। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती अगर गलतियों के बारे में ही सोचते रहो। इसलिए उसकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, अगर कोशिश ही ना करोगे तो क्या कर पाओगे। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुस ने तुमसे ठीक ही कहा कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की कितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। जितना वो मेरा प्रोत्साहन करते, मेरे मन से भी इच्छा होती कि मैं बहुत सारा लिखूं, उनकी इच्छाओं पर खरा उतरूं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियां सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की हुआ करती थी शर्मिला दी की। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, कोई काम करने के लिए। वो अपना स्वयं काम थोड़ी करती होंगी, कोई काम के लिए उन्होंने भी लगाया होगा। क्या उनके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है? मेरे साथ इतना प्रेम दर्शा रही हैं, क्या काम करने वाली लड़की के साथ वो ऐसा व्यवहार करती होंगी? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती। मुझे नहीं देखती कि यह काम करने वाली है तातुस के घर में। और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपने किसी बांधवी को लिखती हैं, अपनी किसी बहन को, अपनी किसी सखी को, मित्र को लिखती हैं। तातुस उनकी चिट्ठियाँ पढ़ करके सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती।
कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित दोबारा पढ़ लेती मैं और प्रसन्न हो जाती। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों हैं। इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, उनकी तरफ से सोचो जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना भी भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे, खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। ये शर्मिला दी चिट्ठी लिखा करती थी ऐसा। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर करके हंसेंगे। बड़ी मित्रता टाइप की हो गई दोनों में। यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़ करके कहता कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी यह सोचती कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? जब से तुम तातुश के घर में आई, लिखना शुरू किया, तुम्हारा बीता हुआ इतना कष्टमय समय कैसे इतना सुंदर बन गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा। बड़ी मज़ेदार उनकी बात लगती चिट्ठी पढ़ के, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितने ही लड़कियों को, बहुओं को देखा था कि कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि बस सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आयना, कंघी और ना जाने क्या क्या लेकर के सजने बैठ जाती हैं लड़कियां। साड़ी पहनती हैं तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती हैं, ये देखो ठीक से पहनी है कि नहीं पहनी। कई तरह के प्रश्न करती हैं। अगर सहेली ने उनकी मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती हैं, पहनती हैं, यानी कि बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती हैं। कोई अपने स्वामी से, अपने पति से भी पूछती हैं स्त्रियां, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता कि यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहनते हुए वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी से कमरे में चली जाती हैं और फिर साड़ी पहन करके स्वामी के सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं और चाहती हैं कि वह एक बार फिर से कहे कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती हैं कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती। मैं तो जब ये चीज़ें देखती लड़कियों के सजने संवरने का तो अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह क्यों है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि ओंठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया है, अपनी सजावट के तौर पर पोत लेती हैं और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने के लिए। यह सब चीज़ें औरतें ना जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था, ज़्यादा सजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दादी, मेरी जो बड़ी दीदी थी, बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़ करके ज़बरदस्ती मेरी कंघी किया करती थी जब मैं छोटी थी, और बाल बांधती थी। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह करके मुझे सजाती बजाती, मेरी सहेलियां ही मुझे सजाया करती थीं। और जब मेरी शादी हो गई, बेबी हालदार कहती हैं, ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर, मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरत, जो पांडे जी पास में रहती थी, उनकी औरतें मुझे देख करके जलती। पास पड़ोस की जो औरतें रहती थीं, वे अगर मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला करके आपस में खुसुर फुसुर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह में सलवार सूट जो पहनने लगती थी, सब लोग साड़ी पहन रहे, मैं सलवार सूट पहनने लगती थी। यहाँ आकर के इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिल रहा था तातुश के घर में। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते। विदेश में भी लड़के उनके जाया करते और जब वापस लौटते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर लाते थे। माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ ना कुछ जरूर देती। अर्जुन दा की कभी माँ आया करती थी तो वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार लाती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी मैं कि ना संभाल पाऊंगी। अब मुझे आश्चर्य होता जब कोई कहता कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह पाऊंगी, अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके नहीं रह पाऊंगी। पहले मैं सोचा करती थी। यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह पाएंगे, वे आज उसके बिना बड़े मज़े में हैं।
मैं भी कुछ दिन पहले उदास रहती थी, पर जब बंधुओं को छोड़ करके आना पड़ा था तब मैं भी उदास थी। अपने भाई बंधु जब मेरे छूट गए थे, धीरे धीरे लेकिन सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोष करके बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी अब तातुश के घर में आकर के, और मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने का दुख भी दुख की जगह मैं अब मानने लगी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने ना आए। अब मुझसे मिलने कोई ना आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी, अपने ही परिवार में अपने बच्चों में मगन हो गई थी, और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, उनकी पढ़ाई भी नहीं बिगड़ रही है। वे अब ना तो पहले की तरह जरा जरा सी बातों पर रोने चिल्लाने लगते थे मेरे बच्चे, क्योंकि हर प्रकार की सुख सुविधा मेरे बच्चों को तातुश ने दे दी थी। ना ही बेमतलब इधर उधर मेरे बच्चे भटकते थे। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। बहुत अच्छी भाषा भी उनकी सुधर गई थी। अभी कुछ ही दिन हुए, मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी। एक दिन हठात मेरी लड़की ने पूछा, जो मेरी लड़की थी ना बच्ची, उसने पूछ दिया, माँ तुम कभी स्कूल गई हो क्या? कभी तुमने पढ़ाई लिखाई की जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, आप कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती इससे पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना, कोई कविता आपको आती हो तो मुझे सुनाओ, कविता सुननी है, कविता सुनाओ। मुझे क्या वह सब याद था? मुझे अब याद था क्या वो सब? फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई मेरे, जब मेरी बच्ची ने कहा तो जो मेरे मन में विचार आए, मन में जो लाइनें आई उसे सुना दिया। तो मेरी कविता को सुनकर के वो खिलखिला करके हंस पड़ी, बच्ची हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है, छोटे छोटे बच्चों वाली कविता सुनाती हो तुम, इतनी बड़ी हो गई हो माँ। उसे बड़ी हंसी आई। उसकी बात पर मुझे भी हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ उसकी बात सुन करके। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, मैं पढ़ने लगी हूँ, बताओ तो तब और हंसेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी उन्होंने नहीं देखा था कि मैं कभी अखबार पढ़ने को बैठी हूँ। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। जब तातुश के घर में रही तो रोज़ उनके यहाँ अखबार आता था, न्यूज़पेपर आता था, रोज़ मैं वो अखबार देखा करती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ में नहीं आता था। जब अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखा होता तो वो मेरे समझ से बाहर रहता था। फिर भी तस्वीरें देख करके मैं उसमें जो चित्र आते थे अखबार में, जब मैं चित्र देखती तो तातुश से उनके बारे में पूछती। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश करो, क्या लिखा हुआ है इसमें बड़े बड़े अक्षरों में। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूँ हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते कि तुमने जो अलग अलग शब्द बताए इसका उच्चारण ये हुआ, और उसका मतलब भी बता देते, इसका मतलब ये है, वो समझा देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? अब उनकी पढ़ने की इच्छा होती तो बेबी को थोड़ा टोक देती कि बच्चों की तैयारी करो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है मेरे पास, समय है थोड़ा स्कूल भेजने का। वह फिर कहते, कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी उनको बच्चों को स्कूल जाने में? जाओ। मैं घड़ी की तरफ देख करके उठ पड़ती। जब घड़ी देखती कितने बजे हैं, उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए खाना वाना भी तो बनाना होता था। अर्जुन दा जब उठते थे सो के उनके लिए खाना बनाना पड़ता। ठंडी रोटी वो खाता नहीं था। जो अर्जुन था ना उनका बेटा, वो ठंडी रोटी नहीं खाता था, इसलिए गरम गरम बनाकर रोटी देना होती थी। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का बड़ा शौक था अर्जुन को। चिकन विकेन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे बहुत अधिक पसंद था। साथ में मोटापे सूप, टोमेटो, जैसे टोमेटो टमाटर का सूप बनाते हैं, ठीक है कि नहीं, खूब मोटा ताज़ा था वो। टमाटर का सूप भी बहुत पीता था। चिकन सूप, प्याज सूप, जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा उसको लगता था। मैं उसका खाना उससे पूछ कर ही बनाती थी कि आज खाने में क्या पसंद करोगे, पूछ करके बनाती। अपने स्वामी के पास थी जब मैं, सोचती है अपने पुराने समय के बारे में कि जब मैं अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी मैं खिलाया करती थी। और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था कि दूसरे लोगों को क्यों खिलाती है खाना। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना
मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे बचपन में शौक था कि नई नई चीज़ें बना करके मैं लोगों को खिलाऊं, लेकिन जब से मैं तातुश के घर में आ गई, पढ़ने लिखने लगी, तब से मुझे अखबार पढ़ना, उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ जाता था, नशा चढ़ जाता था। तातुश उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता था। अखबार में से जो चीज़ बताते मेरे लिए नया, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो जाती, अखबार का रास्ता देखती रहती। इतना प्रेम हो गया था अखबार पढ़ने से, सुनने से, कि कब अखबार वाला आए और कब हम अखबार पढ़ें। उस दिन सवेरे, एक दिन की बात है, सवेरे उठने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। नीचे आई तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं, तातुश पढ़ रहे हैं अखबार। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई, तुरंत चाय बनाई। उन्हें चाय देकर के मैंने दूसरा अखबार उठा लिया, चाय तातुश को पकड़ा दिया, तातुश आप चाय पीजिए, और अखबार में पढ़ने लगी। उसकी तस्वीरें देखने लगी, अखबार में कौन कौन सी तस्वीरें थीं। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ अपनी चाय। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी, तो उन्होंने कहा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, बैठ करके चाय पी लो। तो मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख करके अखबार को देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास, माने इस घर में आए हुए 1 वर्ष हो गया, हमारे इस घर में आए तुम्हें 1 साल हो गया है। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस घर में, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा इस घर में, क्या क्या चीज़ बुरी लगी, यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है कि मैंने क्या सीखा। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बेबी ने कोई जवाब नहीं दिया तातुश का। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर के आकाश की तरफ देखने लगी, आसमान की तरफ देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे मनुष्य बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं। हर माँ बाप की इच्छा होती है। उसकी माँ की भी इच्छा थी कि मेरे बच्चे पढ़ के अच्छे बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी कि पढ़ाई लिखाई का जीवन में बहुत महत्व है। और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज अगर होती तो उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज पढ़ लिख रही है, पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख रही है, जो तो उसे कितनी खुशी होती। माँ को बहुत खुशी होती अगर माँ आज देखती, आकाश की ओर देखती, जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती हो कि माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ, वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपनी माँ से बातें कर रही थी। गिलास में चाय, अब गिलास लिए हुए है, गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। तब बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची कि कोई आ रहा है। आहट आई और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो? और मेरी चाय कहाँ है? आप लोग तो चाय पी रहे, लेकिन मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी। तभी देखा कि गेट पर किसी ने बेल बजाई, कोई गेट पर आया है, उसने बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए हुए खड़ा हो। पड़ोस का एक लड़का है, वो हाथ में एक पैकेट लिए हुए है, खड़ा है। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, इसी घर के लिए है। डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था, लेकिन ये आपके घर का पैकेट है जो हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं देने आया हूँ। उस लड़के से पैकेट ले। उसने आकर तुरंत तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, अरे यह तो तुम्हारा है भाई, ये हमारा भी नहीं है बेबी, ये तो तुम्हारा है, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है इसमें, देखो तुम्हें। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ा करके उसने पैकेट खोला। चाय बनाने को तैयार करने को रख दी और पैकेट खोलने लगी। पैकेट में एक पत्रिका थी, उसमें से एक पत्रिका निकली थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा कि लिखा हुआ है बेबी हालदार। अपना नाम भी पत्रिका में छपा हुआ देखा। जब उसने आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो आंधारी बेबी हालदार, आलो आंधारी बेबी हालदार। खुशी से उनका मन हिलोर मारने लगा, बड़ी प्रसन्न हुई, मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया, हिलोर मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई, जो जेठू ने पत्र में लिखा था, वह बात आज याद आ गई कि आशा पूर्णा देवी
दिन भर के काम निपटा करके, आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटा कर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे, तब लिखने पढ़ने बैठती थी आशापूर्णा, और कितना नाम पैदा कर लिया। उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है, हम काम भी करते रहें और पढ़ाई लिखाई के लिए समय भी निकाल सकते हैं। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी तो उबलते उबलते पानी काफ़ी कम रह गया था, यानी भाप बन के पानी उड़ चुका था, बहुत कम पानी उसमें रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुनदा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो चिल्लाने लगी, देखो देखो एक चीज़। बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची, जहां बच्चे थे वहां पहुंची। दोनों बच्चे दौड़ करके उसके पास आ गए, अपनी माँ के पास, यानी बेबी के पास बच्चे आ जाते हैं। पहुंचे, उसने उनसे कहा बताओ तो यह क्या लिखा है। तो उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़ दिए और बोली इसमें लिखा हुआ है बेबी हालदार, बेबी हालदार। माँ तुम्हारा नाम किताब में छपा हुआ है, किताब में है। दोनों बच्चे हंसने लगे, उन्हें हंसता देख उनका मन खुशी से और भी भर गया, बड़ी प्रसन्न हुई बेबी। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया और उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, जैसे कुछ पुरानी बीती हुई बातें याद आ गई हों। वह बच्चों से छोड़ो 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 मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई, उठी तुरंत बच्चों से छुड़ा करके हाथ, और नीचे आते आते उसने सोचा कि वह कितनी बुद्धू है, अरे पत्रिका में अपना नाम देख सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर करके वह तातुश के पास आई, जहाँ तातुश बैठे थे वहाँ पर आई और उनके पैर छू, चरण स्पर्श किए, पैर छुए, प्रणाम किया और उनके सिर पर, उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। तातुश ने उनके सिर पर हाथ रख दिया, बेबी के सिर पर, और ढेरों उन्होंने आशीर्वाद उसको दिया। ठीक है ना। तो ये है कि अगर सच्ची लगन कोई कार्य करने में हमारी उठ जाए तो हर मुकाम को, हर मंजिल को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, हर मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं अगर मन में संकल्प की भावना हमारे जागृत हो जाए, हम जग जाएं और किसी काम करने के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम बढ़ने लगें तो लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि जिसको हम कर ना सकें। अगर मन में संकल्प शक्ति हो और उसको प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ हमारे चरण बढ़ जाएं, चरण बढ़ जाएं, ठीक है कि नहीं, तो उस लक्ष्य को, उस मंजिल को हम अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं, हर मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से यह पाठ आलो अंधारी जो 4 भाग में हमने सुनाया अब यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।